चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करके। सो पहला है विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आप बात करते हो तो वहां पे कार्बन का प्रेजेंस होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो कार्बन द जो सबसे फंडामेंटल जाएगा दैट इज द कार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये भी होते हैं बट कार्बन इज द मोस्ट फंडामेंटल। ये बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी। ओके, हाँ जी। तो पहली चीज कि वो, हाँ, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी। यहाँ पे बताओ। हाँ हाँ, दैट इज यूरिया। तो फ्रेडरिक वोहलर करके जो साइंटिस्ट हुआ करता था, उसने पहली बार यूरिया को बनाया था लैब में। तो इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट था ना, 1800 कुछ था, 1820 था कुछ, चेक कर लेना कब था, ठीक है, 20 समथिंग था। तो उसने बनाया था पहली बार ये यूरिया कंपाउंड जब लैब में बनाया, क्योंकि इसके पहले ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम नहीं बना सकते आर्टिफिशियली, लैब में हम नहीं बना सकते। रीजन इज कि यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी करके एक आइडिया हुआ करता था कि देयर इज समथिंग नेचुरल इनके बारे में है, ठीक है, वो हम ऑर्गेनिकली वो हम लैब में नहीं बना पाएंगे आर्टिफिशियली। तो बट इसने जब पहली बार बनाया उसके बाद तो रास्ता खुल पड़ा। फिर तो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने आपको बनने लगे कि मत मत पूछो। नाउ तो यूरिया यही याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज 80% कार्बन। तो ये तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालो। इसमें है कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। तो बेंजीन C6H6, मीथेन, अभी निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपली आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, उनका एटॉमिक वेट दे रखा है। तो आप निकाल के देखो। जैसे बेंजीन का निकालोगे तो बेंजीन का कितना आएगा, C6 है ना। तो इसका बेंजीन का वेट कितना हो गया, 12 × 6। मतलब बेंजीन में कार्बन का वेट 6 कार्बन एटम, तो 12 × 6। और टोटल वेट कितना होगा, 12 × 6 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 × 1। तो कितना हो गया ये, 72/78। तो ये 80% से ज्यादा जा रहा है। नहीं, नेक्स्ट निकालो। बेंजीन का तो नहीं है। और मीथेन का निकालोगे तो मीथेन कितना होगा, एक कार्बन है यानी 12 × 1, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल मास होगा दैट इज द 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1। तो ये कितना हो गया, 12/16। तो करीब करीब ये हो गया तुम्हारा 3/4, मतलब आपका 75% है। ओके, इथेन में निकालो। इथेन में 12 × 2 डिवाइडेड बाई 12 × 2 प्लस 6 × 1। तो ये हो गया 12/30, सॉरी 24 × 30। तो ये कितना हो गया, 4/5, 80% हो गया ये, ठीक है। तो इथेन में जो है दिस इज द 80%। समझ में आया क्या किया मैंने? सिंपली आपका जिसका निकालना था, तो कार्बन को निकालो किसमें कार्बन 80% है, तो आप कार्बन को ऊपर में रखो जहां पे कार्बन है। तो जैसे C6H6 में कार्बन कितना है, 6 है।
तो 6 इंटू 12, एक कार्बन का वेट 12 है तो 12 इंटू 6 कर लिया, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है उसका। तो टोटल मास में क्या हुआ, कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। तो कार्बन का 6 तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का मास 6 इंटू 1 तो 6 इंटू 1। सारे कैसे करके निकाल लो, कार्बन मिथेन में भी कार्बन निकालो, इथेन में भी निकालो, एंड देन यू विल फाइंड मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है। ठीक है, चलो। So HCFC, hydrochlorofluorocarbon, can be used as refrigerants instead of। तो HCFC जो है ये यूज होना शुरू हुआ इन द प्लेस ऑफ CFC है ये, ठीक है, CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो पहले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको जनरली रेफ्रिजरेंट्स में यूज हुआ करते थे, दे आर ओजोन डिप्लीटिंग, ओजोन डिप्लीशन में ज्यादा इनका रोल होने लगा, तो फिर धीरे धीरे इसको कम किया गया और आज के डेट में HCFC यूज किए जाते हैं। ओजोन डिप्लीशन तो ये भी करते हैं बट उतना नहीं करते जितना CFC किया करते थे, ठीक है। तो ये साथ ही साथ इनका रोल जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी है, आपका CFC एंड HCFC का, ये हीट को ट्रैप करते हैं और साथ में उसके वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर को ये बढ़ा रहे हैं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने का है ना आपको। सो इंक्रीजिंग में सबसे नीचे मीथेन, देन जब 2 कार्बन लगा तो इथेन, 3 लगा तो प्रोपेन, 4 लगा तो ब्यूटेन, 5 लगा तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन करते रहिए। तो सबसे बेसिक आपका कहा जाएगा, तो पहला ही जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर गलत था, आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया। हाँ तो पीछे से बता दिए, इसीलिए तो यहाँ पे ये ऑप्शन में ये भी ऑप्शन है, तो इसी वजह से आपको क्वेश्चन मैंने कहा फिर से ध्यान से देखो। लीकेज ऑफ ईच ऑफ द, ये तो इतना बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, सो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट सबसे MIC जो है। तुम क्या बोल रहे थे अभी? अरे नहीं बाबा, कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी तबाही नहीं होती, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो था ना वो उसमें दिक्कत था, पानी के मिलने की वजह से जो है वो गैस बन रहा था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसे लोगों की डेथ वगैरह इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी मात्रा में, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो होता भी तो ठीक है, वो टॉक्सिक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब जरूरत से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तब दिक्कत करता है। बंद कमरे में अगर बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी और बाकी गैसेज भी है तो CO जो है उतना हार्मफुल नहीं होगा आपके लिए, बट मिथाइल आइसोसाइनेट किसी और गैस के प्रेजेंस में भी ये खतरनाक हो जाता है, ठीक है। इस पे एक मूवी आई है, आई थिंक वेब सीरीज आई है कोई, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। ये है के मेनन वाली, के मेनन इज द एक्टर वहां पे। ये द रेलवे मैन करके कोई है, ठीक है, एक सीरीज आई थी अभी रिसेंट में, ठीक है। फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग इंक इज फॉर्म। अच्छा, तो पहले के टाइम में जो प्रिंटिंग इंक बनाई जाती थी तो वो जला करके टार को एंड देन दे यूज्ड टू मेड दिस प्रिंटिंग इंक। तो आज के डेट में जो ये काम होता है ये होता है मीथेन का यूज करके, ठीक है। तो मीथेन को बर्न करेंगे एंड देन दे विल क्रिएट द प्रिंटिंग, जिसको कार्बन ब्लैक कहते हैं। कार्बन ब्लैक का जो फॉर्मेशन है, कार्बन ब्लैक में लिखा हुआ है ना, लिख लो। ये प्रिंटिंग इंक को कार्बन ब्लैक से बनाते थे पहले,
तो ये होता था आपको मीथेन के फॉर्म में। हालांकि और भी यूज हो सकते हैं, बट ये सबसे आसान था, सबसे सस्ता था, तो इसलिए इसका यूज होता था। बाकी तो किसी को भी जलाओगे तो मिलेगा ही। किसी चीज को भी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जलाओगे तो उसमें से राख निकलेगा, काला चीज निकलेगा, ठीक है। बट ये मीथेन जो एकदम प्रॉपर आपको ज्यादा मात्रा में कालापन इसका अच्छा दिखता था, तो इसके लिए इसका यूज होता था। इन इथिलीन, अच्छा कौन सा शेप आएगा इसमें? ये एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं शेप वाले पूछे गए हैं, उतना नहीं पूछा गया है, तो ये नहीं करने का। बट इसमें जो है इथिलीन, तो इसमें क्या हो गया इसके C2 and then we will take this. हम्म, नहीं ट्रायंगुलर नहीं जाएगा, हाँ ट्रायंगुलर जाएगा, कोप्लेनर ट्रायंगुलर जो है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और इथिलीन का जो है, इसका शेप आपको कोप्लेनर ट्रायंगुलर में जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन एंड देन एक कार्बन डबल बॉन्ड होगा, एंड बाकी जो आपका अरेंजमेंट है सो दिस विल बी लाइक समथिंग दिस। तो कोप्लेनर ट्रायंगुलर के फॉर्म में ये आपका अरेंजमेंट है इसका। ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जनरली नहीं पूछे जा रहे हैं, शेप वगैरह किसका क्या शेप है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है चैप्टर अपने आप में। सो दो चार मेजर वाले देख लेना जो पहले आए हुए हो, बाकी ये करने का नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा सोचो इस पे, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा टफ है, बट किया जा सकता है इसको, विद योर प्रिमिटिव नॉलेज भी आपको किया जा सकता है इसको। ऑप्शन बी पे, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिमुलेटेड अर्थ कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट में, और उसमें उन्होंने क्या करा था कि अर्थ कैसा एग्जिस्ट करता होगा पहले, ऑर्गेनिक लाइफ के बनने के पहले, उन सब चीजों को एक साथ एक ये में डाल करके, एंड देन दे स्टार्टेड लाइटनिंग वगैरह पास करके वहां से, कि कैसा कैसे आपका किस मतलब क्या स्टेजेस रहे होंगे फॉर्मेशन के ऑर्गेनिक लाइफ का। तो उसके बेसिस पे ये जो है क्वेश्चन इन्होंने बात करी, सिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन वाला। देखो इन चारों में अगर आप बात करो तो हाइड्रोजन साइनाइड है, मिथेन है, नाइट्राइल है, अमीनो एसिड है। इन चारों में सबसे सिंपल कंपाउंड कौन सा है? सबसे सिंपल मिथेन सबसे सिंपल कंपाउंड है। और सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है? नहीं, सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड ही मिलकर के प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब आप सीक्वेंस बनाओगे तो ऑब्वियसली ना सबसे इजी वाला सबसे पहले बना होगा, जो आसानी से बन सकता है, और सबसे कॉम्प्लेक्स वाला सबसे बाद में बनेगा, ठीक है। तो देखो इनमें सबसे आसान मिथेन जो है आपका, सबसे इजी मिथेन का बनना है, और सबसे टफ बनना है अमीनो एसिड का। हो गया आंसर, ठीक है। परेशान तब करता जब यहाँ पे कहीं दो और एक और ऑप्शन होता और ये इनको चेंज किया हुआ होता, तब थोड़ा सा परेशान होना पड़ जाता इसमें कि हाइड्रोजन साइनाइड पहले जाएगा कि नाइट्राइल पहले जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई और ऑप्शन है नहीं, तो फिर आपका आंसर सिंपली वहां पे चला गया इजीली, एक थॉट में। कुछ नहीं था इसमें, मिथेन सबसे इजी बनने में, अमीनो एसिड सबसे टफ बनने में, सबसे बाद में वो बनेगा, ठीक है। So, which of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on Earth? अच्छा, तो वो बेसिक कंपाउंड जिनसे लाइफ बना है आपका। सो दैट इज कार्बन तो ऑब्वियसली है,
ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन होगा, क्योंकि आपका जो प्रोटीन का जो बेस है वो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जो आपका डीएनए का बेस है वो नाइट्रोजनस बेसेस है, ठीक है। और कार्बन के साथ सबसे नॉर्मली आपको कौन मिल जाता है, तो हाइड्रोजन मिल जाता है। आंसर जो है आपका दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे सिंपली आपको ये मिलेगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन हो गया, ठीक है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन। डबल बॉन्ड एक एग्जिस्ट हो जाए तो अल्कीन हो जाता है, ठीक है। तीन हो जाए तो अल्काइन हो जाता है। अच्छा, which of the following chemicals is used for ripening of fruits? तो सिंपली ना भी पता हो तो हम लोग एक चीज बताते हैं कि भाई कार्बाइड का पकाया हुआ केला है, ठीक है। तो वो जो है आपका दैट इज द कैल्शियम कार्बाइड होता है, और वो क्या करता है, वो आपको इथिलीन गैस को रिलीज करता है, और वो जो इथिलीन गैस होता है वही कारण होता है जो कि आपके जो पौधे या जो फल होते हैं वो पकना शुरू करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर का प्रेजेंस होता है वहां पे, जैसे ही वाटर उसको मिलता है तो फिर वो इथिलीन गैस को रिलीज करता है, और वो इथिलीन गैस जो है वो कारण होता है आपका पकने का, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, लोग अब क्या करते हैं कि भाई केला में मान लो केला पका है तो केला में कार्बाइड लगा दिया, और उसके अगल बगल जो भी फ्रूट्स रखोगे सारे पक जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी केवल केला बोले केला में लगाया था इस वाले में, वो वाला कैसे पक गया, वो भी पकेगा, क्योंकि इथिलीन जब प्रोड्यूस होगा तो वो थोड़ी बोलेगा कि यहीं पे रहना है मुझे, ठीक है। या सबसे आसान तरीका होता है ना, फलों को पकाना है तो कोई जो पका हुआ फ्रूट है उसको एक कंटेनर में डाल दो, और उसके साथ जो कच्चे वाले फ्रूट है उनको भी उसी कंटेनर में डाल के उसको पैक कर दो, अगले दिन तक वो सारे पक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इथिलीन गैस जब रिलीज होगी तो सबको पकाएगी वो। तो ये जो है आपका कैल्शियम कार्बाइड, इसको ये रखना। टू वेल्ड मेटल्स टुगेदर हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, वेल्डिंग में मतलब किसका किसका यूज होता है, तो आपका वेल्डिंग के लिए जो यूज होता है प्रोसेस दैट इज द एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन को साथ में मिलाया जाता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है, और वहां से आप करीब करीब 3200-3500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वेल्डिंग गैस के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हो, वेल्डिंग गैस किसका होता है, तो वेल्डिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, सिंपल से, ठीक है। अच्छा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, हाँ तो इसमें जो है, हाँ आंसर सी जाएगा। तो अगर बेंजीन को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, और बाकी तो यहाँ पे अगर बॉन्ड्स को गिनो तो कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पे 6 सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी 6 सिंगल बॉन्ड दिखे, तो टोटल आपको सिग्मा बॉन्ड जो है, तो देखो सिग्मा बॉन्ड कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड भी है तो उसका जो पहला बॉन्ड है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और 6 सिग्मा बॉन्ड बाहर में, तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड जो है, तो ये जो जैसे ही डबल बॉन्ड आया तो ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, तो 3 आपको पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब इनका नेचर अलग अलग तरीके से ये होता है, कौन कितना रोटेट करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को आपको ऐसे ये करने का है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वुड स्पिरिट। हाँ, तो वुड स्पिरिट इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। वुड स्पिरिट सबसे पहले, क्योंकि उस समय स्टार्टिंग में क्या होता था कि वुड को ही ये करके डिकम्पोज करके और वो अल्कोहल को, मिथाइल अल्कोहल को बनाते थे, सो देयरफॉर इट इज नोन एज वुड स्पिरिट एज वेल।
So phenyl is used as a household germicide. Phenyl is a phenol derivative and phenol is an effective germicide. अच्छा. So yeah, फेनाइल जो है ऑब्वियसली घरों में हमारे यूज होता है जर्मिसाइड के रूप में, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट फिनाइल जो है वो डिराइव, वो बनाया जाता है फ्रॉम फिनॉल. ठीक है, तो फिनॉल अपने आप में जो है OH बॉन्ड इसमें लग गया. ठीक है, फिनॉल अल्कोहल की तरह OH बॉन्ड इसमें भी लगेगा, और जिनमें OH बॉन्ड लगा हुआ है दे आर इफेक्टिव जर्मिसाइड्स के रूप में वो काम करते हैं. ठीक है. हाँ जी, कुछ ट्रेजेडी में कौन सा कारक है? तो बिहार में हर महीने खबर आते रहती है. नहीं, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की आंख की रोशनी चली गई और इतने लोग जो है कट लिए. तो यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज मिथाइल अल्कोहल. ठीक है, तो यहाँ पे जो कारण है ब्लाइंडनेस की, डेथ की, यहाँ पे डेथ में तो और भी कारण बनते हैं, बट ब्लाइंडनेस का जो मेजर कारण है दैट इज द मिथाइल अल्कोहल. तो ये मिथाइल अल्कोहल थोड़ा सस्ता पड़ता है और इजीली मिल जाता है, तो कई बार वो उसको क्या कर देते हैं, वो इथाइल अल्कोहल जगह पे बोलते हैं थोड़ा सा मिथाइल भी चलेगा तो क्या ही दिक्कत है, एक ही कार्बन बॉन्ड का तो फर्क है, एक ही कार्बन बॉन्ड अलग है. ठीक है, वो जो है आपका CH3OH है और इथाइल जो है C2H5OH है, बट एक कार्बन बॉन्ड जो है आंखें आंखें इधर की उधर करा सकता है. यहाँ वही सेम क्वेश्चन है, एक साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, कॉमन नेम लिखा हुआ है. ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल एंड मिथानॉल. ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने. विस्की एंड ब्रांडी में कितना % अल्कोहल होता है? हाँ जी, जिनको नहीं भी पता हो तो ये चीज पता करके आओ कि कितना % है. जिन्होंने देखा होगा उनके लिए तो कोई बात नहीं है. हाँ जी, पक्का. हाँ, सो विस्की में, ब्रांडी में, रम में जनरली जो अल्कोहल का परसेंटेज होता है वो 40-45% के बीच होता है. ठीक है, अच्छा, तो बात आ ही गई तो बाकी को क्यों छोड़ोगे भाई. तो यही भी बता दो, बियर में कितना होता है? बियर में जनरली 8% के आसपास होता है, तो 4 से 12 वाले रेंज में चला जाएगा. ठीक है, वाइन में भी जनरली 12% के आसपास, 8 से 12%, कहीं कहीं 18% तक भी. किसमें? नहीं, सब में नहीं, फोर्टिफाइड वाइन में होता है. ठीक है, वाइन भी कई तरीके के हैं, वो जो, तो जो फोर्टिफाइड वाइन होगा ना उसमें 18% से ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो 18 से नीचे रहेगा. हाँ जी, हाँ तो वही वाला देख लिए होगे. और इसके अलावा फिर टकीला वगैरह जो है ये सारे आपके, टकीला तो खैर शॉर्ट्स हो गए, वो भी आपको 40-45% के आसपास जाएगा. और कौन सा बच गया? वोदका बच गया, तो वोदका भी सेम 40 वाले परसेंटेज की रेंज में. तो मैक्सिमम 40-45% वाले हैं, या तो फिर बाकी आपके 8 से 12% वाले रेंज में है. ठीक है, अब बियर वाले जो है, तो बियर में भी कोई कोई बियर जो है, फ्रूट बियर भी आ रहा है जिसमें बिल्कुल अल्कोहल नहीं है, तो और कुछ बियर जो है वो स्पेसिफिक बियर, स्ट्रॉन्ग बियर, तो वो 12% से ऊपर लेके चले जाते हैं. चलो, सो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर को जब फर्मेंटेशन होगा तो फिर आपका ये बनाएगा इथाइल अल्कोहल. ठीक है, या इथानॉल, इसी से जो है अब आपका. हाँ, ये अच्छा है. कौन किसको बना रहा है? हम्म. सो माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज और डाइस्टेज, 4 कंपाउंड्स गिवन हैं.
देखो, जो आपका एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन सब जो है अलग अलग लेवल पे ब्रेक डाउन करेंगे। जो आपका डाइस्टेज है, तो डाइस्टेज कॉमन नेम है, ठीक है, ये वैसे आपको एंजाइम्स को कहा जाता है जो आपको जो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके जो आपको अल्कोहल एंड बाकी तरीके के अल्कोहल जो बनाते हैं, तो जो भी इस तरीके के एंजाइम है उनको डाइस्टेज कह दिया जाता है। नाउ इसमें जो जाइमेज है, ये जाइमेज करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, तो ग्लूकोज को जो आपको कन्वर्ट करना हो अल्कोहल में, तो देन यू नीड दिस जाइमेज जो आपको एंजाइम है। बाकी माल्टेज एंड इन्वर्टेज जो है, तो माल्टेज क्या करता है, माल्टेज भी कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में, बट माल्टेज ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं करा सकता। माल्टेज आपको डायरेक्ट कन्वर्जन कराता है डाइसैकेराइड्स का, और ये डाइसैकेराइड्स को ब्रेक करता है अल्कोहल में, ठीक है। तो माल्टेज जो है डाइसैकेराइड्स मतलब जहां पे दो ग्रुप लगे हुए हैं आपको एक साथ में, ठीक है, तो फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज हो गया, या ग्लूकोज के साथ में बाकी और कुछ एडेड है, तो देन दैट इज देयर, ठीक है। जो इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज कन्वर्ट कराता है सुक्रोज को, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करा देता है, जो आपको शुगर है ना, नॉर्मल टेबल शुगर, उसको अल्कोहल में चेंज कराने का काम जो है ये आपको करता है इन्वर्टेज। तो माल्टेज, इन्वर्टेज और जाइमेज तीनों ही यूज होते हैं अल्कोहल ब्रूइंग इंडस्ट्री में, बट अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कंपाउंड से बनाने का है, किस चीज से आप बना रहे हो, वहां पे अलग अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। चलो, टू होम मोलासेज आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो मोलासेज क्या हो गए, जो आप शुगर केन जो आप उसको ये किया जाता है, जब उससे शुगर जूस निकाल लिया जाता है, तो जो बच जाता है उसका, दैट इज द मोलासेज, ठीक है। जो भी उसका बचा हुआ वो बाद में जला देते हैं एक्चुअली, बट उससे भी क्या किया जा सकता है, आपको अल्कोहल, दारू मत बोलो, अल्कोहल बोलो, ठीक है। क्योंकि दारू जब आप बोल रहे हो इट्स सिंपली इथाइल अल्कोहल, ये आपके पीने के काम आएगा। अल्कोहल जब आप बोल रहे हो इट्स अ ब्रॉडर नेम, ठीक है। सो दैट इज अल्कोहल के रूप में आपको मोलासेज यूज होंगे। ग्लिसरीन जो है ये सोप मेकिंग में, जब आप सोप बनाते हो वहां पे ग्लिसरीन वैसे ही बन जाता है, ठीक है। पैराफिन जो है, पैराफिन आपको पेट्रोलियम से बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये पैराफिन। यूरिया तो चलो, so alcohol that is derived from fermentation of germinated barley grains। अच्छा, आज क्या बात है भाई, अल्कोहल 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 क्या चल रहा है, इतने दिन से छठ में बंद था क्या सबका? जो क्वेश्चंस में भी कहा कि भाई अभी जो है काफी दिनों तुम लोगों ने कंट्रोल किया। हाँ हाँ, तो पीने वाले को कौन रोक सका है, ठीक है, जाने वाले को और पीने वाले को, दो लोगों को कोई नहीं रोक पाया है। जाने वाला टाइम से चला जाता है, पीने वाले को तुम देखो, सब कुछ चल रहा हो लेकिन उसका जो दिमाग एक ही जगह रहता है, कैसे पीने का है, ठीक है। उनको तुम शादी में लेके चले जाओ, पार्टियों में ले जाओ, फंक्शंस में लेके चले जाओ, घूमने लेके चले जाओ, उनका एक ही जीवन का सत्य है कि पीना है, उसके बाद बाकी सत्य उसके बाद शुरू होते हैं। दैट इज बियर, ठीक है। सो अल्कोहल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड बार्ली, तो बार्ली को सुखा दिया गया, ऐसे नहीं, पहले उसको ये किया गया, स्प्राउट कराया गया, भिगाओगे तो स्प्राउट होगा, उसके बाद फिर उसको सुखाया जाएगा एंड देन फिर उसका डिकम्पोजिशन कराया जाएगा, तो वो हो गया आपका बियर। वोदका जो है, वोदका आपको बनाया जाता है आलू से, ठीक है, वो पोटैटो प्रोडक्ट है। वाइन जो है जनरली फ्रूट्स से बना होता है, और रम वगैरह जो है फिर आपको यहाँ पे रम शुगर से, ये शुगर केन से, ठीक है, रम जो है वो शुगर केन का प्रोडक्ट है। हाँ जी, तो यही तो चारवाक फिलोसफी बताती है आपको। चारवाक ने यही कहा, देखो जो पितवा पितवा पिना पितवा, इतना पियो कि नाली में गिर जाओ, ठीक है, फिर कहता है फिर उठो, फिर पियो, ठीक है, तब तक पियो जब तक मतलब तुम्हें मजा आ रहा है, क्योंकि जीवन तुम्हें एक ही बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा,
तो उसने बोला ये खराब कैसे है बताओ, अंगूर खराब होता है क्या, गेहूं खराब होता है, आपको पोटैटो खराब थोड़ी होता है, खराब कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब अच्छा है, ये अलग फॉर्म में है। तो लेकिन इसी को लोग दूसरे तरीके से भी समझाते हैं कि देखो कोई चीज अगर आपको खराब नहीं है, वो उस कंडीशन में खराब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी कंडीशन में खराब नहीं है। तो अंगूर जब तक ठीक है तो हेल्दी है, बट वही अंगूर का आपने वाइन बनाया तो वो थोड़ा सा नशा वाला हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन कि एक ही कैरेक्टर आपका पर्सन, आप ऑनेस्ट हो, तो क्या ऑनेस्टी एज ए कैरेक्टर अच्छा है हमेशा? हो सकता है कुछ केसेज में हो, और कुछ केसेज में तुम्हें मार खानी पड़ जाए उसके वजह से, ज्यादा ऑनेस्ट बनोगे तो ये इस तरीके से भी सिखाया जाता है इसको। तो अगेन किस चीज को आप कैसे लेते हो उस पर। अब वोदका जो है, वोदका तुमको ठंड वाले इलाकों में वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, रशिया में इतना ठंड है तो भाई तुमको वोदका नहीं पियोगे तो कैसे गर्मी आएगी कहाँ से। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है, दे यूज टू ड्रिंक। हमारे यहाँ वैसी कोई समस्या नहीं तो हम नहीं पीते। मैं अरुणाचल में था तो वहां पे मेरे स्टूडेंट के पास गया तो उन्होंने फैमिली ने पहले ही कहा कि सर हमारे यहाँ तो गेस्ट को हम यही सर्व करते हैं, ठीक है। तो वो ठंड का इलाका है, तो देन दे विल गिव यू अल्कोहल। तो अगेन आपका डिपेंड करेगा आप किस कंडीशन में, किस कंडीशन की बात हो रही है। अच्छा और बुरा ये एक टाइम के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई टैग नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा, इट्स ऑलवेज अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। जब तक कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं है तो अच्छा और बुरा जो है वो परिणाम बदलते रहते हैं। अब कई लोग तो ये भी कहते थे कि भाई सोमरस पीते थे भगवान लोग, वो भी तो अल्कोहल था, वो भी इंजॉय करते थे। लेकिन हाँ ये भी है कि सोमरस इज नॉट इक्वल टू अल्कोहल, ठीक है। बाद में ये भी हुआ कि सोमरस अल्कोहल नहीं था, वो कुछ और चीज प्रोडक्ट हुआ। चलो, अब शंकर जी भांग खाते थे, तो खा लो भाई तुम भी, ठीक है। तो वही तो हम कहते हैं कि शंकर जी जहर भी पीते हैं, विष भी पिए हैं, तो वो भी पहन लो, वो भी वो क्यों नहीं पीते। शंकर जी सब कुछ का त्याग करके हिमालय पे रहते थे, करो त्याग। नहीं तो शंकर जी का एक प्रॉपर्टी जो तुमको अच्छा लगा तुम उठा लिए, और उसको तुम फ्लॉन्ट कर रहे हो कि भाई शंकर जी पीते तो हम भी पी रहे हैं। तो शंकर जी दुनिया से, शंकर जी को आपको, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, शंकर जी को आदि योगी कहते हैं। और योगी का मतलब क्या, योगी मीन जिसको अपने हर सेंस पे कंट्रोल हो, ठीक है। तो शंकर जी आदि योगी हैं, उनको अपने हर सेंस पे कंट्रोल था। तुम अपने 2-3 सेंसेस पे कंट्रोल ले आओ, बाकी तो छोड़ दो। चलो, इथाइल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा इसका। तो जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है जनरली, तो वो आपको वो इथाइल अल्कोहल जनरली अगर होगा तो उसको फिर आपको अगर अनफिट बनाना है ड्रिंकिंग के लिए, यू नीड टू मिक्स मिथानॉल मिला दो या पायरिडीन मिला दो। तो मिथानॉल मिल गया तो फिर उससे भी परेशानी होगी, और पायरिडीन जो है इससे भी आपको क्या होती है, डेथ हो जाती है पायरिडीन में। तो ये आपको यूज होगा। चलो, पीने के बाद की सुरक्षा भी बताई गई है आपको, ब्रेथ टेस्ट किया जाएगा अगर पुलिस करती है। The breath test conducted by police to check drunken driver has which one of the following on the filter paper? ठीक है, तो वो जो दिखाते हैं बोलते हैं इसमें फूको, ठीक है, पिए हो कि नहीं पिए हो। बैंगलोर वगैरह में क्या होता है ना, जैसे वहां पे फ्राइडे को पुलिस वाले खूब खुश रहते हैं, जिसकी ड्यूटी फ्राइडे नाइट को लगी है, ही नोज कि आज पैसा खूब कमाएंगे। तो बिहार में जहां पे जिनको पीना होगा तो क्यों खांसी की दवा, तो फिर आपको कारण हाँ हाँ वो होता ही होता है। हाँ तो अब बंद कर दिया गया, वो पहले वाला अब नहीं मिलता उतना। पहले जो आता था ना उसमें कौन सा वो आता था खांसी का स्पेशल नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। तो कितना टैबलेट खाएगा भाई आदमी, ठीक है। तो ये जो कहते हैं ना फूको, इसमें जनरली होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये पेपर होता है, पेपर पर लगा होता है। और जैसे ही आप जब अल्कोहल जो है, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल वोलेटाइल मटेरियल है, आपने पिया हुआ है तो आपके सांसों के थ्रू भी वो बाहर आता रहेगा, तो अल्कोहल को छुपाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वो सांस, क्योंकि वोलेटाइल है, वो आपको वोलेटाइल निकलते रहेगा। तो जैसे ही आप उस पर फूकते हो तो क्या होता है कि वो वोलेटाइल मटेरियल जो अल्कोहल जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और उनको रिएक्टेड कलर देखना शुरू हो जाता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देन दे विल नो कि आपका, तो ये अल्कोहल जरूरी नहीं कि आपने कहीं से भी अल्कोहल कंज्यूम किया,
ठीक है। अब तुम बोलो कि हम 1 लीटर 1 बोतल जो है वो होम्योपैथिक दवा पी के गए हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आएगा, ठीक है। और फिर तुम पुलिस वाले को समझाते रहोगे कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो बैंगलोर वगैरह में क्या होता है कि फ्राइडे को जो है वहां पे आईटी सेक्टर जनरली है, और आईटी सेक्टर में सैटरडे संडे जनरली छुट्टी होती है, ठीक है। तो छुट्टी है उनकी, जनरली छुट्टी होती है। तो फ्राइडे नाइट को क्या होगा कि फ्राइडे नाइट है तो अब अगले दिन सैटरडे है, तो अब टेंशन नहीं है भाई, आज फ्राइडे नाइट को जितना देर तक जागो घूमो फिरो कोई टेंशन नहीं, कर सैटरडे को अपना लेट तक सोएंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फ्राइडे को निकल पड़ते हैं। और बैंगलोर वगैरह में वैसे भी दोस्त वगैरह बहुत कम ही रहते हैं लोगों के, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चले जाओ बार में। बैंगलोर को ऐसे भी बार का भी शहर कहा जाता है, ठीक है। तो पहले वो लेक्स का शहर हुआ करता था, ठीक है, अभी वो सिटी ऑफ बार्स ज्यादा दिखता है। तो अब चले गए बार्स वगैरह में, और वहां पे क्या है कि भाई आप ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं करोगे। अब ऑफिस गए थे और ऑफिस से निकल लिए बाहर सीधा, मान लो कोई, तो बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, 7 बजे 8 बजे ऑफिस से छुट्टी हुई, चलो बाहर ही चलते हैं, सीधा आप जाएंगे रूम पे, अपने अपनी गाड़ियां लेके बाहर में चले गए हो, और पुलिस वाला बस अपना बैठा हुआ है बार के बाहर लगा करके, ठीक है। वो बस इंतजार कर रहा है, बेटा तुम बाहर से जो है मजे लेकर बाहर निकलो। अब तुम जैसे ही बाहर निकलोगे, गाड़ी की चाबी डालोगे, स्टार्ट करोगे, तब तक आ जाएगा कि भैया ड्रिंक एंड ड्राइव लाओ चलान। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान खूब करते हैं बैंगलोर में फ्राइडे नाइट को। अब लोग भी उतने ही चालाक, धीरे धीरे लोग सीखते गए कि अच्छा ये पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे कि बाहर निकलेंगे, देखेंगे पुलिस वाला है तब तो ठीक है, नहीं है अगर पुलिस वाला है तो बोलेंगे ठीक है भाई, तब ओला यूबर बुलाते हैं, आज अपनी गाड़ी यहीं पार्क रहने देते हैं, ठीक है। तो ये भी चलना शुरू हो गया। तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेज आपको बहुत मिलेंगे, और यहाँ पे यही यूज होता है। ठीक है। चलो बिहार ने भी आसान कर दिया, अपने पीने के लिए पकड़ाओगे तो फाइन देना है, दूसरे के पीने के लिए लेंगे, बिजनेस के लिए ले जा रहे होगे अल्कोहल मतलब, तो उस पर ज्यादा फाइन आप पे लगेगा, ज्यादा सजा होगी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, कम किसका है किसका ज्यादा है, तो जो जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा जिसमें, उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये देखो ये फैक्चुअल है, इसको बताना बड़ा ये हो जाएगा, बट सबसे सिंपल यहाँ पे जो है आपका, नहीं 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 नहीं, नहीं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ऑब्वियसली सूंघने में और ये करने में भी यूज होता है, बट वो कम से कम इथानॉल, ये को भी रख दो ऐसे ही, अल्कोहल को थोड़ा सा देखो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। मीथेन तो ऑलरेडी गैसियस है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड फॉर्म में है, बट वो इथानॉल से थोड़ा सा उसकी आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है। What will be the decreasing order of the following which contribute to the greenhouse effect? तो कौन से गैसेस कितना परेशान किए हुए हैं? ए, ना ना, नहीं, तो दिस इज डी। देखो, जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी गैस कितना खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग में, वहां पे दो चीजें काउंट करी जाती हैं। एक तो कि उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब है कि अगर 1 kg CO2 है, और लेट सपोज 1 kg कोई और गैस ले लिया, चलो यहाँ पे N2O ले लिया, तो 1 kg CO2 कितना हीट ट्रैप कर सकती है, और 1 kg N2O कितना हीट ट्रैप कर सकती है। तो जो ज्यादा हीट ट्रैप करेगा वो उतना खतरनाक हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो CO2 है, तो CO2 को अगर 1 यूनिट मानते हो, तो जो आपका CH4 है ये करीब करीब CO2 से 64 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। यानी जितना हीट 1 kg CO2 ऑब्जॉर्ब करेगा, उससे 64 गुना ज्यादा हीट जो है आपका CH4 ऑब्जॉर्ब करेगा। उससे ज्यादा होता है, CH4 से ज्यादा होता है N2O। N2O जो है ये करीब करीब 300 गुना आसपास इनकी कैपेबिलिटी होती है। CO2 से ज्यादा होता है फिर आपका
जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, NO2 से ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये करीब करीब 1000 गुना तक ज्यादा हीट को ट्रैप करता है कार्बन से, CO2 से। एंड CFC से भी ज्यादा फिर आपका जो PFCs है, परफ्लोरोकार्बन जो है, दे आर ऑल्सो पावरफुल। और वो परफ्लोरोकार्बन, कुछ परफ्लोरोकार्बन जो है दे विल लाइक 20,000 टाइम्स है उनका। और सबसे खतरनाक है इस मामले में एक कंपाउंड है जिसका नाम है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड करीब करीब 26,000 गुना तक हीट ट्रैप करता है। तो 1 kg CO2 जितना हीट ट्रैप करेगा उससे 26,000 गुना ज्यादा हीट ट्रैप करेगा SF6। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। दूसरा जो इनकी कहानी होती है काउंट करने में, वो ये भी होता है कि भैया दूसरा इसमें ये भी बात होती है कि इसमें से कौन सा इन्वायरमेंट में कितने दिन तक रहता है। तो जो जितने ज्यादा दिन तक रहेगा वो उतना ज्यादा दिन तक हीट को ट्रैप करते हुए रखेगा। इसमें भी जो सीक्वेंस है आपका, वो सीक्वेंस यही है कि CO2 सबसे कम लाइफ टाइम इसकी होती है, देन CH4 की होती है, देन N2O की होती है, देन CFCs की होती है। सबसे लंबे टाइम तक SF6 वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है, हीट को ट्रैप भी ज्यादा करेंगे और लाइफ टाइम भी जो है इनका ज्यादा है। एक और गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कराता तो है, ग्रीन हाउस गैस तो है, बट ग्लोबल वार्मिंग में उसका रोल नहीं है, दैट इज द वाटर वेपर। तो जो आपका वाटर वेपर है ये भी आपको ग्रीन हाउस गैस है, यानी हीट को ये भी ट्रैप करता है। लेकिन आप देखोगे कि कभी भी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है तो वहां पे आपको H2O की जनरली चर्चा नहीं करी जाती। कारण ये है कि वाटर वेपर जो है ये इसका सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे ही H2O कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर ये बारिश बन के गिर जाएगा, ठीक है। तो ऑल्दो इसका ये हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है CO2 से, लेकिन क्योंकि लाइफ टाइम इसका बहुत कम है और इन्वायरमेंट इसको रेगुलेट करते रहती है इसीलिए इसको आपको ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देखा जाता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस ये तभी भी है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, दैट इज द आर्गन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे जो हैं ये आपको नोबल गैसेज हैं, तो ये ऑलरेडी रिएक्शन करते भी नहीं है, तो हीट को भी ये अब्सॉर्ब नहीं करता है आर्गन। नेक्स्ट, सो व्हिच गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। तो इथिलीन जो है वो यूज होती है पॉलीथीन के लिए, ठीक है। तो इथिलीन, पॉलीथिलीन यहां से आ गया आपका, ठीक है। वन कार्बन क्रेडिट, अच्छा कितना है? दिस इज 1 टन ऑफ CO2, ठीक है। 1 टन CO2 को कहते हैं कि 1 कार्बन क्रेडिट है। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब यह है कि भाई कहा गया कि सबको अपने ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कंट्रोल करने का, तो करने का है। तो फिर अगर मान लो आप पहले 100 यूनिट कार्बन आप रिलीज करते थे, अगर आप उसको कम करके 80 यूनिट पर ले आओगे तो आपको गवर्नमेंट कुछ मदद करेगी या ये करेगी। बट 100 से बढ़ा करके 110 यूनिट कर दिया तो फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। तो वो अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है थ्रू दिस कार्बन क्रेडिट, ठीक है। और ये कार्बन क्रेडिट जो है ये 1 टन ऑफ कार्बन आप रिलीज को या ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो तो काउंट होगा कि आपका 1 यूनिट जो है आपने रिलीज किया है या कम किया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये साइड का क्वेश्चन है, कहीं से उठा लिया इन्होंने रैंडम। देखो इस तरीके के सवाल किसी किसी पेपर में आ जाएंगे आपको, इन सब सवालों से ये सब सवाल आते हैं आपको छोड़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि पहली चीज ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होने का मतलब ये है, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया लाइट का पोलराइजेशन पिछले वाले ये में, कि लाइट अगर एक तरीके से उसका वाइब्रेशन है तो कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जब आप उनसे लाइट को पास कराओगे तो वो उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं, उसका जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं। यहीं से आपने एक और टर्म पढ़ा होगा, काइरल लिक्विड्स।
ये कायरल लिक्विड्स वैसे लिक्विड्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं, जो कि आपको ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कायरल लिक्विड्स में क्या होगा कि ये आपका इनका एग्जिस्टेंस दो फॉर्म में हो सकता है। एक मान लो ये कार्बन है और इसके साथ एक्स वाई जेड ये लगा हुआ है, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि इधर भी करोगे तो इसके इस साइड में भी जो सारे के सारे कंपाउंड्स इसी ओरिएंटेशन में है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं कि कुछ कंपाउंड्स का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, दिख रहा है। तो देखने में ये सिमिलर लग रहे हैं, बट ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये क्या है, एक लाइट को दूसरे तरीके से रोटेट करेगा, एक दूसरे तरीके से रोटेट करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका आता है कायरल लिक्विड्स में, तो उतना नहीं जाने का, ये 12th वाले में काफी डिटेल में है। सो इसको कर लो बस कि ग्लाइसिन है ये, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो लिक्विड को, लाइट को क्या करेगा, लाइट का पोलराइजेशन चेंज कर सकते हैं। इसमें तो स्टेटमेंट ही नहीं है भाई, चारों सही कर लो और क्या। नहीं है इसमें तो क्या ही करोगे। क्वेश्चन प्रिंटिंग में ये हो गया होगा, वो मतलब बनाते टाइम। एसिटिलीन, अभी एसिटिलीन का यूज देख रहे थे हम काफी टाइम से। तो एसिटिलीन पॉलीथिलीन बनाने के लिए यूज हुआ, तो प्रिपेयरिंग प्लास्टिक, वेल्डिंग इंडस्ट्री में ऑक्सो एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, यानी आपको वेल्डिंग में भी ऑक्सीजन और एसिटिलीन को बर्न किया जाता है। और तीसरा, इट इज इजिली ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सिलिकॉन कार्बाइड, ओके। ठीक है, देखा था ना क्वेश्चन पहले ही। ठीक है, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ड्राई वॉशिंग, अच्छा। सो ड्राई वॉशिंग आजकल हमारे यहाँ भी फैशन चला हुआ है, ड्राई वॉश करा लेने का, ठीक है। सो ठंड वाले इलाकों में लोग क्या करते हैं, वहां पे मान लो पानी जो है बर्फ बन जाता है, तो वो भाई कपड़े कैसे धोएंगे, ठीक है। सो दे हैव टू लुक फॉर सम अदर लिक्विड्स जो कि उस ठंडे टेम्परेचर में बर्फ ना बने। तब रशिया में कोई कपड़ा कैसे धोएगा, सो दे विल यूज ड्राई वॉशिंग, और ड्राई वॉशिंग के लिए आपको ये तीनों ही कंपाउंड्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल भी यूज हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। अब हालांकि पेट्रोल और कपड़े लोगों तो लोग बोलेगा जलाने ले जा रहा है, लेकिन वो धोने के लिए भी यूज हो सकता है। कभी कभार दाग लग जाए ना कपड़े पे, तुरंत का लगाओ, पेट्रोल डाल के उसको तुरंत तुम छुड़ाओगे तो छूट जाता है, बट हाँ उसमें कलर जाने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। वैसे व्हाइट व्हाइट कपड़ा है, अगर उस पर कोई दाग लगा है तो यू कैन यूज पेट्रोल। पेट्रोल ना हो तो आप अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं, जिसके पास जो उपलब्ध हो, अपनी उपलब्धता के अनुसार आपको यूज कर लेने का है, ठीक है। हाँ जी, अल्कोहल भी क्या करता है, अल्कोहल भी सेम काम देता है, सेम इफेक्ट देगा। सो अल्कोहल के बारे में या इथेनॉल के बारे में कौन सी चीजें सही नहीं है। सो इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ऑब्वियसली ना, बियर फ्रूट बियर हो तो उसको बियर नहीं कहा जाता हमारे यहाँ, ठीक है। बियर उसी को कहा जाएगा जिसमें अल्कोहल हो कुछ परसेंट। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेन पर्पस है वो आपका अल्कोहल ही होता है। बाकी इट इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। अल्कोहल इज ए गुड सॉल्वेंट, अल्कोहल में बहुत सारी चीजें जो है वो आराम से घुल जाती हैं, ठीक है। तो आप सोडा के साथ लो
या पानी के साथ लो, ठीक है। वो कौन सी मूवी का डायलॉग दिया था ना, गर्व गर्व गर्व, एक मूवी आई थी ना सलमान खान की, तो उसमें बोलता है बोलो किसके साथ लेगा, सोडा के साथ लेगा, पानी के साथ लेगा, डायरेक्ट लेगा, ठीक है। तो या बुलेट के साथ लेगा। तो अल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट। वो वहां पे जो आपको सलमान खान थे वो आपको सिखा रहे थे कि अल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट, इसमें जो मिलाओगे वही क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो कोई लोग जूस के साथ बनाते हैं, इसका बहुत गलत प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है अभी जो है क्या होता है, वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे मुझे, अरे फैशन में आजकल सुनो तो आजकल क्या हो रहा है कि जैसे बहुत सारे, तो पहले जो जो एकदम क्या बोलते हैं, देसी पियक्कड़ होते हैं। देसी पियक्कड़ मतलब जो अल्कोहल को किसी भी फॉर्म, उनको अल्कोहल चाहिए, ठीक है। उनको, हाँ उनको देसी भी मिल जाए तो ठीक ही है। तो उनको ये तामझाम नहीं पसंद आता। लेकिन जो लोग होते हैं या तो वैसे लोग जिन्हें अल्कोहल बहुत कड़वी लगती है कि अब नहीं पीने का है, या तो वो वैसे लोग जो अल्कोहल पीते पीते एकदम एक्सट्रीम में चले गए हैं। एक्सट्रीम इन द सेंस नाउ दे आर थिंकिंग अच्छा इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो वो रिसर्च के लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अल्कोहल को अलग अलग लिक्विड्स के साथ बना करके देखते हैं, ठीक है। तो कई बार कोई मैंगो जूस के साथ बना लिया, कभी लस्सी के साथ पी लिया, ठीक है। समटाइम्स दे विल की अच्छा नहीं मजा आ रहा है तो इसको जो है थोड़ा सा चाय वाला जो नॉर्मल जो चाय बनती है, मैंने एक देखा, एक शौकीन था, तो हाँ वो भी सॉल्वेंट के रूप में आपका चलेगा। मैंने क्या देखा था एक बार कि मुझे लगा ठंड का दिन था एंड आई वाज, तो मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज प्रिपेयरिंग सम, मुझे लगा चाय बना रहा है ये, ठीक है। उसमें तो मैंने बोला बीच में इसमें चाय पत्ती नहीं डाला तूने, मैंने नहीं चाय नहीं बना रहे, उसमें क्या था, काली मिर्च थी और पत्ता जो तेज पत्ता होता है, तो चाय के साथ किया अभी तो सुनो वो क्या कर रहा था, ठीक है। वो ये सारे एक्सपेरिमेंट करके सारा कुछ को जैसे चाय बनती है वैसे खौला लिया, उसमें काफी अच्छी सी खुशबू आ रही थी उसमें। एंड देन ही टोल्ड कि इसको जो है रम के साथ मैं पीता हूँ, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ही टोल्ड कि इससे जो है आपको मजा ज्यादा आता है, मतलब तुमको लेने मजे लो, बट ये ऐसे है। तो अल्कोहल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। बहुत सारी चीजों आप कोई मन करे आप उसमें ग्लूकोज भी मिला के पी लो, एनर्जी किसी की डाउन हो रही है तो ग्लूकोज डालो और डाल के साथ में जो है डबल एनर्जी आ जाएगी, फिर कंट्रोल से बाहर चला जाएगा वो। अच्छा, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो कोई कोई पानी ज्यादा मिलाता है, कोई कम मिलाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कैसी चॉइस है, बट ठीक है सबको जो है फील सेम ही आता है वो, ठीक है। तो इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन करने का है। और कोई बोले कि नहीं नहीं मैं तो पीता नहीं हूँ, तो मत पियो, ऑब्जर्वेशन तो करो, ठीक है। कभी क्या पता किसी दिन क्वेश्चन पूछ ले। हाँ जी। एंड इट कैन नॉट बी यूज एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, दिस इज गलत है ये, ठीक है। तो पेट्रोल का भी देखो ये भी कितना अच्छा है, अल्कोहल रखना चाहिए हमेशा साथ में। किसी दिन पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल टंकी नहीं मिली, नहीं गाड़ी में डालने का है भाई, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल को जगह पे आप अब ऐसा मत करना कि अल्कोहल पेट्रोल की जगह अल्कोहल यूज हुआ तो अल्कोहल की जगह पेट्रोल भी यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, तो पेट्रोल पिया नहीं जा सकता है। हाँ पेट्रोल सूंघते हैं लोग, उससे भी नशा आता है उनको। हाँ ठीक है। तो और किसी किसी को तो होता, मुझे तो नहीं पता चला आज तक कि ऐसा कुछ होता है। नहीं जैसे नॉर्मली पेट्रोल वगैरह तो नॉर्मली हम गाड़ी चलाते हैं या काम करते हैं तो पेट्रोल का गंध जाती है, तो वैसा कोई फील नहीं होता। बट हाँ कोई एक्सट्रीम लेवल पे उसको लेके सूंघते हैं, वो तो पता नहीं किस फॉर्म में चले जाते हैं। अरे यहाँ पे तो लोग ऐसे ऐसे नशे करते थे बीच बीच में। हाँ वो बॉर्न फिक्स को सूंघना, एंड दे विल बी लाइक कि भाई उसको सूंघ करके गाड़ी चलाना है सर, भाई तो हवा चला रहा है, एक हाथ में ये एक हाथ में डाल पी रहा है, गाड़ी चला रहा है, पी रहा है चला रहा है, पता नहीं इसको गाड़ी चला रहा है। वो सूंघते ही है, पीते नहीं है, वो सूंघते ही है ना। अच्छा जल्दी जाएगा, ठीक है। एक बार मुझे सबसे मुझे इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन लगी जो कि इधर उधर मतलब ऐसे ऐसे कोर्स लिखती है, तो वो है आपका बॉर्डर डेवलपमेंट, जो बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो कोर्ट लिखती है ना रास्तों पे, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट लिखे मिलेंगे तुमको, तो भाई अच्छे अच्छे कोर्ट लिखे, गाड़ी संयम में चलाएं, ठीक है, देर दुर्घटना से देर भली, वैसे वैसे, ठीक है, ठीक है। बीआरडीओ जो लिखता है ना वो अजीब लेवल का लिखता है, ठीक है। वो ऐसा कोर्ट लिखेगा कि बाहर में जाओ तुम। he will be like कि जो है ऐसे वो जनरली वो रोड जो होगा उनका पहाड़ी वाले इलाकों में रोड बनाते हैं, वो
और वो लिखेंगे ऐसे। मुझे एक कोट उसका आज भी याद है कि जिनको जल्दी थी वो चले गए, ठीक है। कि भाई तू समझा रहा है कि डरा रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे कोर्स देखते हैं। हाँ? और उसके और वो अच्छे अच्छे मतलब कई तरीके से लेते हैं, यूज माई कर्व्स वेरी केयरफुली। तो जस्ट इमेजिन कि वो किस लेवल का कोट लिख रहा है। मुझे लगा कि भाई इसका जो कोट लिखने वाला इंसान है ना, काफी काफी ही ज्यादा इमेजिनेटिव है वो। फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल्स यूजिंग द प्रोसेस। तो फैट्स बनाते हो आप एडिबल ऑयल से कुछ नहीं है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ। हाँ जी, स्टेरिफिकेशन है कि सैपोनिफिकेशन है, ये बताओ। सैपोनिफिकेशन में क्या होता है? कपड़ा धोने के लिए सोप बनाते हैं, वो तो ऑब्वियसली चीज बात है। हाँ, सैपोनिफिकेशन में तो आप सोप बना रहे हो, स्टेरिफिकेशन आप स्टर को प्रोड्यूस करो, इथिलीन गैस निकलेगा यहां से, ठीक है। यहां से जो आंसर है इसका, दैट इज द, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं ये जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, हेल्दी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स में यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड होगा, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन लैकिंग होता है इसमें। तो ये क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो टूट जाएगा, और वहां पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है वो जाके ऐड हो जाता है, और ये फिर आपका अनसैचुरेटेड फॉर्म बन जाता है सैचुरेटेड फॉर्म में। सैचुरेटेड फॉर्म यानी वो और हाइड्रोजन नहीं ले पाएगा। लेकिन ये जो सैचुरेटेड फॉर्म होते हैं ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जो आपका डालडा वगैरह हुआ करता था वो जो है सैचुरेटेड फैट्स थोड़े से सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, काफी दिन तक टिकते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छे, ठीक है। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है वो हाइड्रोजनेशन नहीं है, उसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाएगा तो थोड़ा सा तेजी के साथ वो रिएक्शन करेगा। मीथेन इज द कार्बन कंपाउंड, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो इजी वाला हो गया ना, CH4 आसानी से। Which is the stronger acid than phenol due to the presence of 3 same electron withdrawing groups? ये अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, पिक्रिक एसिड है ये, ठीक है। इसमें नाइट्रोजनस ग्रुप्स होते हैं, 3 नाइट्रोजनस ग्रुप्स लगे होते हैं, और उसके वजह से जो पुल होता है इलेक्ट्रॉन्स का काफी ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रॉन्ग तो सारे ही है। चलो आज के लिए इतना ही, 38-40 क्वेश्चन था, ठीक है। बोलो और कोई सवाल?